आंकड़े मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि मोदी जी कोशिश जरूर करेंगे लेकिन कामयाब नहीं होंगे। राजीव जी जी, कोशिश करेंगे, कामयाब नहीं होंगे। जरा आना चाहता हूं जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपको क्या लगता है इलेक्शन, क्योंकि जो तैयारियां चल रही हैं और देखिए कितनी घबराहट है कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना, अब इसमें आरएसएस चीफ भी कूद पड़े हैं, तो वैसे में जो बातें अभी और खासकर 5 दिनों की जो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्र है, उस सत्र को लेकर के चिंतन मनन करना जरूरी है और पिछले 3-4 दिनों से जब से ये बात सामने आई है कर भी रहे हैं हम। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, आपको लगता है कि फेयर इलेक्शन की तो बात दूर की, पहले ये कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले कराने की बात हो रही थी, समय पे कराने की बात हो रही थी, अब एक देश एक इलेक्शन की बात हो रही है। जब एक देश एक इलेक्शन की बात हो रही है तो फिर तो ये होगा कि 6 महीने में भी इलेक्शन अगर नहीं करा सकते हैं तो चलो जी अभी पहले ये सारी चीजें कर लेते हैं, फिर इलेक्शन की बात करेंगे, तब तक हम लोग अपना राज कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है वो दरअसल उस डर के कारण, क्योंकि इस देश में वन नेशन वन कनेक्शन की शुरुआत हो गई है, वो है राहुल गांधी। वन नेशन वन कनेक्शन विद राहुल गांधी, और यही कार्य शुरू आया है। इंडिया अलायंस के बीच में, उसके केंद्र में अगर कोई सबसे मजबूत फोर्स है जो सबको जोड़ करके रख, निश्चित रूप से बड़ी पहल की है। गांधी ने बार बार इस बात को रेखांकित, इस पार्टी कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, कोई भी समझौता करने के लिए साइंस के लिए, और लगातार वो यात्राओं पर हैं। भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई है, तो जो उनके साथ कनेक्शन बन रहा है इस देश के लोगों का, विपक्ष का, उसकी घबराहट आपको सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है नरेंद्र मोदी के यहां से, और इसीलिए ये तमाम पैंतरेबाजी हो रही है। जो गर्ग साहब की चिंता है, ऑब्वियस है कि वो चिंता हम सबकी है, और इस तरह की कुछ धुंधली चीजें दिखाई पड़ रही, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं होता इस बात पर कि नहीं होगा। नो डाउट कि मोदी जी ये कोशिश कर रहे होंगे कि किसी भी तरीके से, और जैसे जैसे वन नेशन वन कनेक्शन बढ़ता जाएगा और ये इंडिया अलायंस और मजबूत होता जाएगा, लोगों का विश्वास इसमें बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली मोदी जी कोई कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बेहद वैविध्यपूर्ण है, और मैं इसे उस इतिहास के रूप में भी देखना चाहता हूं और सैद्धांतिक रूप से भी। जी, देश की आजादी के समय चर्चिल से लेकर के बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने भी इस बात की आशंका की थी कि ये भारत एक राष्ट्र के रूप में चल नहीं सकता, बहुत जल्दी टूट जाएगा। और एक सिद्धांत भी डेमोक्रेसी का कि जो गरीब और अशिक्षित लोगों का लोकतंत्र होता है वो बहुत जल्दी तानाशाही में तब्दील हो जाता है। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के तमाम देश इस बात के उदाहरण रहे हैं। तो एक ये भी आशंका थी उसी समय कि डेमोक्रेसी भारत में नहीं चल सकती लंबे समय तक, एक झटका भारत ने खाया भी। लेकिन तब से लेकर के और अब तक भारत के लोगों ने, और उसमें मैं बहुत बड़ी भूमिका, गांधी जी की भूमिका तो 48 में उनके देहांत के बाद खत्म हो गई थी। जो असली लोकतंत्र की शुरुआत होती है वो पहले चुनाव और दूसरे चुनाव से, उसमें डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और उनके तमाम इर्द गिर्द जो लोग थे, उन्होंने जो इस देश के लोगों को पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी, जो डेमोक्रेटिक कल्चर डेवलप किया। और पहले इलेक्शन पर अगर आप गौर करें तो नेहरू जी सिर्फ अपनी कैंपेन नहीं कर रहे थे पार्टी की, बल्कि लोगों को वोट डालने के लिए जिस तरह से शिक्षित कर रहे थे, प्रशिक्षित कर रहे थे, उसने इस देश के लोकतंत्र को खड़ा किया था। आने वाले दौर में वो बेहद मजबूत हुआ, और विविधता इस देश में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, क्या दक्षिण भारत इस बात को बर्दाश्त कर लेगा?
और सबसे ज्यादा कि इस देश का जो वंचित तबका है, जो दलित, पिछड़ा और आदिवासी तबका है, जिसे इस देश के संविधान और लोकतंत्र ने जिंदा किया है, एक मनुष्य के रूप में जिनको पहचान दी है, क्या वो इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? वो दौर और था जब इन समुदायों के भीतर ये चेतना उतनी नहीं थी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा चेतना व्याप्त हो गई है लोगों में, लेकिन एक बड़े हिस्से में ये डेमोक्रेटिक चेतना, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के भावुकता और इस देश के डेमोक्रेसी को लेकर के जो चिंता है, वो चिंता नरेंद्र मोदी को ये करने के सामने खड़ी होगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो चाहते हुए भी ये करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि हिटलर का भी जो हश्र हुआ था, अगर मोदी जी पढ़ते लिखते हैं तो वो भी याद करते होंगे, क्योंकि फिर लोग और देश और डेमोक्रेसी माफ नहीं करती है। हो सकता है कि कोई और पैतरा हो, जैसे गर्ग साहब ने जो लिखा कि राज्यसभा की जो सीटें वहां बढ़ाई गई नहीं पार्लियामेंट में, और महिला जो विधेयक आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनोनीत महिलाओं की संख्या बढ़ा दी जाए वोट ऑफ परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और फिर कोई खेल हो। मैंने जो लेख पढ़ा गर्ग साहब का, उससे मैं बहुत हद तक सहमत हूं, लेकिन चुनाव ना कराने की हिम्मत मोदी जी नहीं कर सकते। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि इस देश के वंचित तबके को इंसान बनने का हक इस देश के संविधान, लोकतंत्र ने दिया है, इसलिए वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और मोदी जी इस बात को कम से कम जानते हैं, ये मैं समझता हूं। जी, ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। गर्ग साहब के आलेख का जिक्र आप कर रहे हैं, उस आलेख को मैं भी पढ़ा था और बिल्कुल सही है। और इस विषय में पहले से चर्चा हो भी रही थी कि शायद जो नया संसद भवन बना है और उस भवन में बैठने की संख्या ज़्यादा है, और शायद दिसंबर आते आते मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए। मनोनीत सदस्यों की संख्याओं में महिलाओं की संख्या, महिलाओं को साधने की कोशिश, और मोदी जी के लिए महिला जो हैं वो वोटर्स रही हैं, इंटैक्ट रही हैं कहीं ना कहीं। ये कुछ आंकड़े जो आए हैं उस आधार पे बता रहा हूं, चाहे CSDS के आंकड़े हो या सी वोटर्स के आंकड़े हो, या चुनाव आयोग जो आपने आंकड़े कभी चुनाव के बाद देता है वो आंकड़े हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन क्या कुछ और हो सकता है? और जैसा रविकांत जी कह रहे हैं कि चुनाव नहीं करवाने का फैसला लेना ये एक अपने आप में घातक साबित हो सकता है, और इतनी हिम्मत शायद वर्तमान सरकार न करे कि चुनाव ही न हो। तो बहुत कुछ इस विषय में हम लोग बात अभी कर रहे हैं, और चूंकि यही महीना है और इसी महीने के 18 से 22 तारीख तक वो भी हम लोग सामने देखेंगे और क्या कुछ हो रहा है। क्या G20 के जो पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं उनके लिए कुछ नया होने जा रहा है जो अक्टूबर में आने वाले हैं, या कुछ और होने जा रहा है? तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार